भारत में ऐसे कई घोटाले हुए जिसने भारतीय इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख स्कैम को भी देश भूल नहीं सकता। केतन पारेख स्कैम भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। केतन पारेख द्वारा किए गए घोटाले आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य हैं। आज के इस वीडियो में हम केतन पारेख स्कैम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट में काम करने की कला केतन पारेख को विरासत में मिली थी। हर्षद मेहता ने केतन पारेख को स्टॉक मार्केट के कई गुर सिखाए। केतन पारेख खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसलिए शेयर मार्केट को समझना उनके लिए थोड़ा आसान था और इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काफी नाम कमाया। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की तरह उनके भी कई राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों आदियों से बड़े हाई प्रोफाइल संपर्क थे। विशेष रूप से कैरी पैकर, जो प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई मीडिया टाइकून हैं, केतन पारेख के संपर्कों में से एक हैं। 90 के दशक की शुरुआत में केतन पारेख हर्षद मेहता के संपर्क में आए और हर्षद की ब्रोकरेज फर्म ग्रोमोर में शामिल हो गए। उनके संरक्षण में केतन पारेख ने मेहता ब्रदर्स के तौर तरीकों को सीखा। शेयर बाजार पर अपने शासन के चरम पर केतन ने अपने 10 पसंदीदा शेयरों को चुना, जिनको K10 स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पेंटामीडिया ग्राफिक्स, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज, रेनबैक्सी, जी टेलीफिल्म, एफ्टेक इन्फोसिस और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी शामिल थे। वह मुख्यतः कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते थे, जहां पर निगरानी उतनी ज़्यादा नहीं थी और इसकी वजह से उन्होंने सन 1999 से 2000 के बीच शेयर मार्केट में काफ़ी हलचल पैदा की। वह एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर थे और 90 के दशक में आईटी सेक्टर में आई बढ़ोतरी से वह अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने कई सॉफ्टवेयर और तकनीक संबंधित कंपनियों में भारी निवेश किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो किस प्रकार से धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। वह सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप स्कीम के सहारे अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे। सीबीआई कोर्ट के अनुसार पारेख कंपनियों के प्रमोटरों, शेयर ब्रोकर और ऑपरेटरों के साथ मिलकर शेयरों के भाव सर्कुलर ट्रेडिंग करके रिंगिंग करते थे, जिससे उसके नज़दीकियों को भारी मुनाफा हुआ। वह अपने कुछ साथियों को यह आदेश देते थे कि किसी विशेष कंपनी के शेयर्स में जमकर बाइंग और सेलिंग की जाए। इससे होता यह था कि उस कंपनी के ट्रेड होने वाले शेयर्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता था। जो निवेशक वॉल्यूम के हिसाब से अपने निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं, वो इस बड़े वॉल्यूम को देखकर उसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने लगते थे और उस कंपनी के शेयर्स की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती थी और तब वह अपने शेयर्स को बेचकर भारी प्रॉफिट कमा लेते थे। इस प्रकार की ट्रेडिंग को बदला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। पंप एंड डंप स्कीम के तहत वह किसी कंपनी के 20 से 30% तक शेयर खरीद लेते थे, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की मांग बहुत बढ़ जाती थी और इसके कारण शेयर की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती थी। इस बढ़ोतरी को देखकर अन्य निवेशक भी उस स्टॉक की ओर आकर्षित होते थे और इससे उसकी कीमत और बढ़ जाती थी। एक बार जब शेयर की कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती थी, तो वह उन शेयर्स को बेचकर अपना मुनाफा कमा लेते थे। उन्होंने एक बार ऐसे ही विजुअल सॉफ्ट के शेयरों में हेराफेरी की और कंपनी के शेयर की कीमत 625 रुपये से बढ़कर 8,448 रुपये प्रति शेयर हो गई। उन्होंने जी टेलीफिल्म्स के साथ भी यही काम किया और शेयर की कीमत 30 रुपये से बढ़कर 720 रुपये प्रति शेयर हो गई। बहुत सारे शेयर्स पर उनको 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। हालांकि इस प्रकार की ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कि उनके पास इतने पैसे कैसे आए। इन सौदों के लिए धन जुटाने के लिए पारेख और उनके ऑपरेटरों ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधापुरा बैंक से उधार लिया। उन्होंने माधापुरा मर्सेंटाइल कमर्शियल बैंक के शेयर्स खरीदे और उसके बाद उसी बैंक से ही उन्होंने पेमेंट ऑर्डर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया। पे ऑर्डर एक चेक की तरह होता है जो बैंक द्वारा कस्टमर्स को तब दिया जाता है जब कस्टमर एडवांस राशि का भुगतान बैंक को करता है। जब शेयर की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी तो उन्होंने उन पे ऑर्डर्स को अन्य बैंकों जैसे HCFL और UTI में गिरवी रख दिया। उनके लोन की राशि लगभग 750 मिलियन के आसपास थी
उन्होंने कंपनी के प्रमोटर्स और मालिकों से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूल लिया और उनसे ये वादा किया कि वह कंपनी के शेयर की कीमत को और बढ़ा देंगे। 90 के दशक के अंत में विश्व की अर्थव्यवस्था कठिन समय से गुजर रही थी। इंटरनेट आधारित कंपनियों पर अत्यधिक अनुमान के कारण 2001 में बाजार में भारी गिरावट आई, जिसे अक्सर .com बबल कहा जाता है। बाकी दुनिया के साथ केतन भी इस तकनीकी बुलबुले में फंस गए थे। 1 मार्च 2001 को केंद्रीय बजट पारित होने के 2 दिन बाद BSE सेंसेक्स 176 अंक गिर गया, जिसने एनडीए सरकार को मार्केट क्रैश की जांच के लिए उकसाया। शेयर बाजार में प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते केतन पारेख के लेन देन भारी जांच के दायरे में थे। आरबीआई ने उनके पे ऑर्डर्स को संदिग्ध पाया और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई। उसी समय कोलकाता स्थित बियर कार्टेल ने केतन शेयरों के अपने शेयरों को छोड़ दिया और तो और उनके नाम पर शेयर रखने वाले अन्य दलालों ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में नियमित ट्रेडिंग घंटों के बाद अपने केतन शेयरों का एक बड़ा हिस्सा डंप कर दिया। इससे सेंसेक्स में 149 अंकों की और गिरावट आई। इस घोटाले के कारण केतन पारेख और उनके साथियों की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और उनका दिवालिया निकल गया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार घोटाले का अनुमान 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का था। 30 मार्च 2001 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 53 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया। उनको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 15 सालों तक प्रतिबंधित कर दिया गया और 1 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई। इसके बाद सेबी ने अनेक प्रकार के नियम और कानून पारित किए। बदला सिस्टम और सर्कुलर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े सभी खातों का सालाना तौर पर निरीक्षण किया जाने लगा। स्टॉक एक्सचेंजों पर दलालों की संख्या भी कम की गई। स्कैम बस्ट होने के बाद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधापुरम मर्सेंटाइल कमर्शियल बैंक को पैसा वापस नहीं मिल सका। डीबीटी बैंक को सरकारी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज कर दिया गया और माधापुरा बैंक बंद हो गया। हम आशा करते हैं कि केतन पारेख से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर कुछ नया सीख पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।